आरसीसी के पिछले लेक्चर में हमने स्टेयरकेस स्टार्ट की थी, उसी के सेकंड पार्ट में आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि स्टेयरकेस जो होती है वो सपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, क्योंकि स्टेयरकेस कहाँ बन रही है उसकी कंडीशंस हर जगह अलग अलग हो सकती है। कहाँ कहाँ उसको सपोर्ट मिल सक रहा है, कैंटिलीवर बन रही है, सिंपली सपोर्टेड बन रही है, किस टाइप से बन रही है, उसके हिसाब से हम जो स्टेयरकेस होता है उसको दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है स्टेयरकेस स्पैनिंग इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, स्टेयरकेस स्पैनिंग इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और एक होता है स्टेयरकेस स्पैनिंग इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है, एक होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन और एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। सबसे पहले अब देख लो कि ट्रांसवर्स किसको बोलेंगे और लॉन्गिट्यूडनल किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर इस फिगर में जो ये वाला जो डायरेक्शन होगा, ये वाला, इस वाले डायरेक्शन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि स्टेयरकेस की चौड़ाई के डायरेक्शन में वो कहलाएगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन, और ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे ट्रांसवर्स नाम की तो आपको समझ जाना है कि ट्रांसवर्स मतलब हम चौड़ाई की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई की डायरेक्शन में, जैसे स्टेयरकेस ऐसे ऊपर जा रही है तो इस डायरेक्शन में जो हमारी लेंथ होगी या फिर जो डायरेक्शन कहलाएगा वो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद इसमें अब वापस क्या क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स डायरेक्शन की बात करें तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये जो स्टेयरकेस हो सकती है वो कैंटिलीवर हो सकती है, सिंपली सपोर्टेड हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है, बोथ हैंड से फिक्स्ड हो सकती है, और कैंटिलीवर फ्रॉम बोथ साइड, कैंटिलीवर बोथ साइड भी हो सकती है। अब इनका क्या क्या मतलब है, तो देखो कैंटिलीवर स्टेयरकेस कैसे हो सकती है कि मान लो कोई एक दीवार जा रही है, जैसे मान लो ये हमारी एक दीवार है और यहाँ से हमने क्या किया कि स्टेयरकेस की जो स्टेप्स है इनको इस टाइप से बाहर निकाल दिया और उसके ऊपर चढ़ के हम आगे जाएंगे। तो मतलब कि एक दीवार में अगर हमारी जो स्टेयरकेस है वो सपोर्टेड है, दूसरा एंड जो है उसका फ्री है, तो वो कहलाएगी हमारी कैंटिलीवर स्टेयरकेस। ठीक है, उसका सेक्शन कैसे बना सकते हैं हम, तो ये मान लो दीवार है, ये वॉल है इसमें, ठीक है, और इसमें से हमारी जो स्टेयरकेस है वो उसकी स्टेप्स इस टाइप से निकली हुई है, तो वो कहलाएगी कैंटिलीवर। फिर बात आती है सिंपली सपोर्टेड की। तो सिंपली सपोर्टेड क्या होगा कि अगर स्टेयरकेस के दोनों साइड में सपोर्ट है तो वो कहलाएगी सिंपली सपोर्टेड स्टेयरकेस। ये हमारी स्टेयरकेस का स्टेप है, एक स्टेप है और उसके इधर भी सपोर्ट है और इधर भी सपोर्ट है, तो वो कहलाएगी सिंपली सपोर्टेड। फिक्स्ड कैसे कहलाएगी, अगर हमारी स्टेयरकेस के दोनों तरफ दीवार है, ठीक है, और उसके अंदर से स्टेयरकेस जा रही है, उसकी स्टेप्स ऐसे फंसी हुई है बीच में, तो वो कहलाएगी फिक्स्ड स्टेयरकेस। इसको अगर हम प्लान में देखें, ये था इसका, ये जो बनाया है वो मैंने फ्रंट व्यू बनाया, फ्रंट से देखने पर ये एक स्टेप है। ठीक है, अगर मैं मान लो इस वाली को प्लान में ड्रॉ करूँगा तो प्लान में कैसे ड्रॉ होगा, ये ऊपर से हम देख रहे हैं एक दीवार ऐसे जा रही है, उसके पास में एक दीवार ऐसे जा रही है, ठीक है, और मान लो उसके बीच में 3 फीट की स्पेस है और हमको इस डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में स्टेयरकेस को चढ़ाना है, तो कैसे चढ़ाएंगे, ये इसके ट्रेड्स दिखेंगे इस टाइप से स्टेयरकेस के, और इस टाइप से हम इसमें ऊपर चढ़ेंगे। तो ये दोनों तरफ से सिंपली फिक्स्ड स्टेयरकेस हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है कैंटिलीवर बोथ साइड। तो मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको एक बताया था कि एक स्ट्रिंगर बीम होती है। स्ट्रिंगर बीम क्या होती है, जिसमें कि वो बीम जो कि स्टेयरकेस के बिल्कुल सेंटर में होती है सपोर्ट करने के लिए, कि मान लो बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है
और उस वजह से हमको बीम प्रोवाइड करानी पड़ रही है स्टेयरकेस के नीचे। तो हम क्या करते हैं कि स्टेयरकेस के सेंटर में एक बीम चला देते हैं और दोनों तरफ वो स्टेयरकेस कैंटिलीवर तरीके से काम करती है। कैसे? हम टॉप व्यू से देख रहे हैं इसको, ये हमारी स्टेयरकेस है, ये इसके ट्रेड्स दिखेंगे हमको, ठीक है। तो इस स्टेयरकेस के नीचे बीच में एक बीम चलेगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो वो कहलाएगी कौन सी? कैंटिलीवर फ्रॉम बोथ साइड। इसको अगर फ्रंट व्यू से देखें, यानी कि मतलब इसका हम इस डायरेक्शन से सेक्शन काटें तो वो कैसा दिखेगा? ये हमारी स्टेप है एक और उसके नीचे इस टाइप से बीम जा रही है, तो इसके दोनों तरफ ये कैंटिलीवर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेयरकेस स्पैनिंग इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इन सभी टाइप की जो स्टेयरकेस है उनके एसएफडी नहीं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बेंडिंग उसमें किस किस टाइप से आएगी और रीइंफोर्समेंट बेसिक किस टाइप से डाला जाना चाहिए, उसका मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो शो किया हुआ है। इसमें देख लेना आप कि किस किस टाइप से रीइंफोर्समेंट देना है। ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई देखना चाहता है तो उसको वहाँ से देख ले। फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ कि कैंटिलीवर है अगर कोई अपनी स्टेयरकेस, तो कैंटिलीवर स्टेयरकेस ये हमारी दीवार है और उसके अंदर इस टाइप से वो स्टेयरकेस निकली हुई है, ठीक है। ये तो क्या होगा, जब हम इसके ऊपर चलेंगे, पाँव रखेंगे, तो बेंडिंग किस टाइप से होगी इसकी बेंडिंग जो होगी वो इस टाइप से ये नीचे मुड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनना चाहिए? इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनना चाहिए इस टाइप से, ठीक है। और अब देखो रीइंफोर्समेंट कैसे डालना चाहिए। तो हमको पता है कि ये स्टेयरकेस नीचे झुक रही है, तो ऊपर वाले फेस पे क्या आएगा? टेंशन आएगा, और नीचे वाले फेस पे क्या आएगा? कंप्रेशन आएगा। मतलब कि हमको रीइंफोर्समेंट कहाँ देना चाहिए? ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाले साइड में इस तरीके से हम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये हमको वैसे भी पता ही है कि अगर कोई कैंटिलीवर बीम भी होती है तो उसमें टेंशन ऊपर आता है और मेन रीइंफोर्समेंट जो डलता है टेंशन के लिए वो ऊपर वाले फेस में डलता है। तो ये हमारी कुछ थी जो कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्पान था इनका। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कैसा होता है? ये स्टेयरकेस जा रही है तो इस डायरेक्शन में ये लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा। इसके क्या टाइप होते हैं? इसमें पहला होता है सिंपली सपोर्टेड ऑन एज ऑफ लैंडिंग, ठीक है। क्या मतलब इसका? कि हमारी जो स्टेयरकेस है वो सिंपली सपोर्टेड है कहाँ पर? ऑन द एज ऑफ लैंडिंग। लैंडिंग का एज कहाँ है? ये हमारा सिंपली स्टेयरकेस का स्लैब है, वेस्ट स्लैब, ये लैंडिंग है दोनों। तो लैंडिंग का एज कहाँ है? एक इधर है और एक इधर है। तो ये कहलाएगा, अगर यहाँ पर सपोर्टेड है लास्ट में तो वो कहलाएगी सिंपली सपोर्टेड ऑन एज ऑफ लैंडिंग। कैसे? इसको हम एक फ़ोटो से देख सकते हैं कि ये हमारी एक स्टेयरकेस जा रही है कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से हमारी एक स्टेयरकेस है जिसमें कि हम नीचे से इधर से आ रहे हैं ऊपर, यहाँ से लैंडिंग पोर्शन आ गया ये हमारा, फिर इधर से वापस हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से वापस टर्न करके इधर ऊपर जाएंगे। तो ये हमारी स्टेयरकेस की जो स्लैब है उस स्लैब को कैसे सपोर्ट करेंगे हम? अगर हम इस स्टेयरकेस की स्लैब को यहाँ पर सिंपली सपोर्ट कर दें, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये कहलाएगी सिंपली सपोर्टेड ऑन एज ऑफ लैंडिंग। इसके बाद सेकंड आता है, इसी में लिख रहा हूँ मैं, फिक्स्ड ऑन एज ऑफ लैंडिंग। इसमें आ जाएगा यहाँ पर
सेकेंड है फिक्स्ड ऑन एज ऑफ लैंडिंग। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अब सिंपली सपोर्टेड नहीं करके इसको और हम फिक्स्ड कर देंगे। फिक्स कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई दीवार बना दी, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई वॉल है इस तरफ, तो उस तरीके से ये फिक्स्ड हो जाएगी दोनों एंड से, ठीक है। यहाँ पर भी कोई एक दीवार खड़ी है, यहाँ पर भी कोई एक दीवार खड़ी है, तो ये दोनों फिक्स्ड हो जाएगी एंड से। तीसरा होता है इसमें सिंपली सपोर्टेड ऑन बीम्स एट जंक्शन विद फ्लाइट एंड लैंडिंग। क्या मतलब है इसका, इसको हम लिखेंगे सिंपली सपोर्टेड ऑन बीम एट जंक्शन ऑफ फ्लाइट एंड लैंडिंग। क्या मतलब है इसका कि सिंपली सपोर्टेड तो है, ये सिंपली सपोर्टेड तो है, लेकिन कहाँ है, बीम के ऊपर है, और वो बीम कहाँ होगी, एट जंक्शन ऑफ फ्लाइट एंड लैंडिंग। अब ये देखो, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, जंक्शन कहाँ है, फ्लाइट और लैंडिंग का, तो ये फ्लाइट पोर्शन है, ये हमारी लैंडिंग पोर्शन है। तो ये हमारा फ्लाइट है और ये लैंडिंग है, तो इनका जंक्शन यहाँ होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई बीम हो नीचे, इस बीम के ऊपर अगर ये सपोर्टेड है, तो ये कहलाएगा ये वाली स्टेयरकेस। इसको अगर साइड से देखना चाहोगे तो वो कैसे दिखेगा, ये हमारी लैंडिंग है, फिर हम ऊपर गए, ये वापस से एक लैंडिंग आ गई, तो यहाँ पर अगर हम बीम प्रोवाइड करा देते हैं तो ये कहलाएगी इस टाइप की स्टेयरकेस। यहाँ पर हमने बीम प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। जैसे इसमें जो बीम था यहाँ एंडिंग पे था, इन्हीं बीम को अगर यहाँ पर हम प्रोवाइड करा दें तो ये इस टाइप का सिंपली सपोर्टेड कहलाएगा स्टेयरकेस। अब इनमें बात करते हैं हम आगे कि स्टेयरकेस का इफ़ेक्टिव स्पान क्या होता है। इफ़ेक्टिव स्पान के लिए हमको जो क्लॉज दिए हुए हैं यहाँ पर कोड में, 3 केसेस बनते हैं इसके लिए। पहला जो क्लॉज है हमारा वो है वेयर सपोर्टेड एट टॉप एंड बॉटम राइजर्स बाय बीम्स स्पनिंग पैरेलल विद द राइजर्स द डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ऑफ बीम। मतलब कि इसका ये क्या कहना चाह रहा है कि सपोर्टेड है कहाँ पर, टॉप एंड बॉटम पर, ठीक है। किसके ऊपर, बीम के ऊपर सपोर्टेड है, और बीम्स जो है वो पैरेलल टू द राइजर्स है। तो सीधी सी बात है, इसकी लैंग्वेज पे नहीं जाना है हमको, सीधी सी बात है, ये डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर बीम से नीचे जो कि किसके पैरेलल है, राइजर्स के। कैसे दिख रहा है ये यहाँ पर, जैसे ये हमारी स्टेयरकेस है, तो ये हमारे राइजर्स होते हैं, इसकी अगर इस डायरेक्शन में बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये जो राइजर्स हैं हमारे, इन राइजर्स के पैरेलल बीम्स बनी हुई है। तो उस स्थिति में हमको जो इफेक्टिव स्पान जो लेना है वो कितना लेना है, बीम्स के सेंटर से सेंटर तक। तो हमारा जो इफेक्टिव स्पान हो जाएगा वो इस बीम के सेंटर से इस बीम के सेंटर तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ये इंक्लाइंड डिस्टेंस नहीं लेनी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेनी है। उसके बाद सेकेंड क्लोज आता है हमारे पास, वेयर स्पानिंग ऑन टू द एज ऑफ लैंडिंग स्लैब। मतलब कि कहाँ पर स्पान हो रहा है इसका, ऑन टू द एज ऑफ अ लैंडिंग स्लैब, मतलब कि लैंडिंग स्लैब के किनारे पर वो अगर सपोर्टेड है, विच स्पान्स पैरेलल विद द राइजर्स। फिगर दे रखा है इसका 17, वो हम बाद में बात करेंगे। अ डिस्टेंस इक्वल टू द, यहाँ से इम्पोर्टेंट बात शुरू हो रही है, अ डिस्टेंस इक्वल टू द गोइंग ऑफ स्टेयर्स प्लस एट ईच एंड ईदर हाफ द विड्थ ऑफ द लैंडिंग और 1 मीटर विच एवर इज स्मॉलर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें, इसके लिए पहले हम एक इसका प्लान ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा सेकंड केस है, इसका हमने प्लान ड्रॉ कर दिया है, टॉप व्यू। यहाँ पर हम देखेंगे कि इधर से हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, इधर से अप है,
ऊपर से आके इधर जाके इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले बताओ गोइंग कौन सा होता है। तो हमको पता है कि फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक की, मतलब कि लैंडिंग के जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ यहाँ पर लैंडिंग से एज तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं गोइंग, ठीक है। इसको जी से डिनोट कर रहा हूँ। और अब मैं क्या करूँगा कि जो दोनों साइड की लैंडिंग है उनका जो हाफ होगा, तो इधर की लैंडिंग का हाफ जो होगा उसको मैं डिस्टेंस दे देता हूँ x दोनों तरफ, ठीक है। और इधर की लैंडिंग का जो हाफ होगा उसको मैं लेंथ दे देता हूँ y। मैंने दोनों को x क्यों नहीं दिया या फिर y क्यों नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है इधर की लैंडिंग छोटी बड़ी हो, साइज़ डिफरेंस हो सकती है। तो इधर का हाफ x बोल दिया, इधर का हाफ y बोल दिया। तो जो रूल हमें कहता है उस रूल के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बनता है हमारा कि हमको जो इफेक्टिव स्पान लेना है वो कितना लेना है। एक तो गोइंग ले लो सबसे पहले, प्लस हाफ ऑफ लैंडिंग, दोनों तरफ का हाफ कर दो। तो हमको सीधी सी बात है, हम यहाँ पर ये कौन सी लेंथ की बात कर रहा है, इस लेंथ की बात कर रहा है, सेंटर टू सेंटर। तो गोइंग प्लस इधर का x प्लस इधर का y। लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो आप हाफ करोगे तो हाफ लेते टाइम ये ध्यान रखना है कि ये जो हाफ आएगा वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको उसको फिर 1 मीटर ही लेना है। क्या मतलब है इसका, अगर फॉर्मूला बना है तो उसको अपन लिख सकते हैं गोइंग प्लस हाफ ऑफ ईच साइड लैंडिंग, ये लिख सकते हैं गोइंग प्लस हाफ ऑफ ईच साइड लैंडिंग। लेकिन यहाँ पर हमको प्लस करते वक्त ध्यान रखना है कि अगर ये हाफ वाला जो पोर्शन आया वो 1 मीटर से अगर ज़्यादा है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ g प्लस एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। दोनों तरफ का, इधर का हाफ y है, इधर का हाफ x है, ठीक है। लेकिन अगर आपका x और y की वैल्यू जो है वो 1 मीटर से ज़्यादा आती है तो आपको यहाँ पर x और y वाली वैल्यू नहीं लेके और 1-1 मीटर उसमें जोड़ना पड़ेगा। मान लो फॉर एग्जांपल हमने किया इधर का हाफ, तो ये आ गया हमारे पास 0.8 मीटर, ठीक है। ये गोइंग है हमारी मान लो 2 मीटर और ये y आ गया हमारे पास 0.6 मीटर, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, मेरे को पता है ये जो हाफ आया है वो 1 मीटर से कम आ रहे हैं, मतलब कि मेरे को इनको ही लेना है। तो मेरा इफेक्टिव स्पान कितना हो जाएगा 0.8 प्लस 2 प्लस 0.6, मतलब मेरे को इनको ही लेना है। अब मान लो सेकंड केस ऐसा बनता है कि ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1.2 मीटर, ठीक है। तो मतलब कि क्या हो गया, मेरा x जो है वो ग्रेटर देन 1 मीटर हो गया। तो कोड ने हमको बोला हुआ है कि जो भी वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा हो जाती है उसको नहीं लेना है, उसकी जगह 1 मीटर लेना है। तो यहाँ पर 1.2 नहीं लेके मेरे को 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर वापस से ये 2 मीटर और ये वाला तो 0.6 है ही है, तो इसको मैं 0.6 ही ले लूँगा, ये हो गया। अब मान लो इसके बाद इधर भी मेरे पास हो गया ये 1.2 मीटर हो गया। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड ये जो है वो 1 मीटर से बढ़ गए। तो मेरा जो इफेक्टिव स्पान हो जाएगा वो हो जाएगा 1.2 प्लस ये इधर 1.2 था ना, यहाँ पे 1.2 आएगा। तो ये 1.2 प्लस 1 मीटर ही तो लेना है, 1.2 ज़्यादा हो गया है तो 1.2 नहीं लेके अब हमको 1 लेना पड़ेगा, प्लस ये वाला 2 मीटर प्लस अब ये भी 1.2 जो है वो 1 से ज़्यादा हो गया, तो इधर हमको 1 ही लेना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको इफेक्टिव स्पान कैलकुलेट करने, इसकी हमको एक टेबल भी दी हुई है। उस टेबल में हमको यही समझाया हुआ है कि अगर आपका x और y जो है वो किस हिसाब से चेंज करता है उसके अकॉर्डिंग आपको इफेक्टिव स्पान लेना है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे पहले वाला फर्स्ट वाला जो रो है, इस फर्स्ट रो में लिखा हुआ है कि अगर आपका x क्या है लेस देन 1 मीटर है और y भी आपका लेस देन 1 मीटर है, तो आपका स्पान कितना हो जाएगा g प्लस एक्स प्लस वाई। तो सीधी सी बात है कि अगर हमारा x और y कम है 1 मीटर से तो हमको वही लेने होते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर किया ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद हमको सेकेंड रो में बताया हुआ है कि अगर आपका x जो है वो तो 1 मीटर से कम है, ठीक है, x जो है वो तो 1 मीटर से कम है, लेकिन y जो है वो 1 मीटर से ज़्यादा हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इफेक्टिव स्पान हो जाएगा g प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि y वाली जो वैल्यू थी वो 1 मीटर से ज़्यादा थी, तो हमको y वाले की जगह कितना लेना होगा 1 मीटर लेना होगा।
तो बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू x और y की वैल्यू 1 मीटर से ज़्यादा हो जा रही है तो उस जगह आपको 1 मीटर ही लेना है, ये रूल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला क्या है, वेयर द लैंडिंग स्लैब स्पान्स इन सेम डायरेक्शन एज द स्टेयर्स दे शैल बी कंसिडर्ड एज एक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल स्लैब एंड द स्पान डिटरमाइंड एज द डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्टिंग बीम्स और वॉल्स। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आपका स्टेयरकेस और उसकी लैंडिंग इस टाइप से बनी हुई है कि पूरी लैंडिंग और जो हमारी स्टेयरकेस की स्लैब है वो सिंगल यूनिट काम कर रही हो। जैसे यहाँ पर तो हम देखेंगे कि देखो उधर नीचे से आया, फिर ऊपर ये जो लैंडिंग था वो इस टाइप से था, फिर ऊपर चढ़े, लेकिन अगर मेरी स्टेयरकेस सिंगल फ्लाइट की है, उसमें कोई टर्न नहीं आ रहे हैं, तो वो स्लैब कैसे मैं बनाऊंगा, इसी टाइप से बनाऊंगा। सिंपल ये हमारी हॉरिजॉन्टल लैंडिंग हो गई, फिर उसी स्लैब को हमने ऊपर इंक्लाइन कर दिया और फिर आगे ले जाके दोनों एंड पर सपोर्ट कर दिया। तो उस स्थिति में हमारी जो इफेक्टिव स्पान होगा वो सिंपल सा जो भी आपकी बीम या वॉल है एंडिंग में, उसका सेंटर टू सेंटर लेंथ जो होगा वो हमारा इफेक्टिव स्पान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे किस किस टाइप के लोड्स हमारी स्टेयरकेस के ऊपर आते हैं। स्टेयरकेस के ऊपर दो टाइप के लोड्स आ सकते हैं, एक हो सकता है लाइव लोड और एक हो सकता है डेड लोड, जो कि उसका सेल्फ वेट होता है। ठीक है, लाइव लोड कहाँ आता है, ये जो ट्रेड्स होते हैं हमारे, ट्रेड्स के ऊपर जो है वो लाइव लोड आता है, बाकी और कहीं तो आएगा नहीं। तो ट्रेड्स के ऊपर हमारे यहाँ पर लाइव लोड्स आते हैं। तो सबसे पहले लाइव लोड कितना लेना चाहिए, उसके लिए हमको टेबल दी हुई है लाइव लोड की, उसके अकॉर्डिंग हमको लेने होंगे। सर्विस स्टेयर्स फॉर मेंटेनेंस एज इन वाटर टैंक एंड कैटवॉक, तो उसके लिए होगा हमारा 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। स्टेयरकेस फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग इज 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। स्टेयरकेस फॉर ऑफिस एंड पब्लिक हाउसेस 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड स्टेयरकेस विद आइसोलेटेड स्टेप्स 1.5 किलोमीटर पर स्टेप। ये वाली कौन सी स्टेप्स है, जो कि इंडिविजुअल अलग अलग बनाई जाती है, जिसको कि सिंगल यूनिट में कास्ट नहीं किया जाता है, हर स्टेप जो होती है वो अलग अलग होती है। तो ये थे हमारी लाइव लोड्स। इसके बाद हम बात करते हैं डेड लोड की। तो डेड लोड में क्या आएगा, तो डेड लोड में हमारा स्टेयरकेस के अंदर एक तो वेस्ट स्लैब का डेड लोड आएगा और एक आएगी जो हमारी स्टेप्स है, उन स्टेप्स का लोड। स्टेप्स कौन सी है, ये वाली। तो एक स्टेप का लोड कैलकुलेट करके और फिर उसको जो है वो नंबर ऑफ स्टेप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे इसका लोड, तो सबसे पहले देखो ये होता है ट्रेड, इसको मैं टी नाम देता हूँ इस वाली लेंथ को, और ये है हमारा राइज, तो मैं इसको आर नाम दे रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये हमारा कौन सा फिगर है, ये इस टाइप से हमारा बनेगा अगर 3D में बनाना चाहो तो। ये इस टाइप का सॉलिड पीस हमारा एक स्टेप बनती है। तो हमको क्या करना है, इसका वेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया निकालने के बाद इस एरिया को अगर हम विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी जो टोटल ये विड्थ है, तो उससे हमको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा और उस वॉल्यूम को फिर इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। उसके लिए हमको बुक में एक फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, वो होता है √r² + t²/t, और इसको हम अगर यूनिट वेट से आरसीसी के या फिर स्टोन मेसोनरी के यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसका डेड लोड मिल जाएगा। और ये एक स्टेप का होता है, इसलिए हम इसको W1 बोल सकते हैं। तो ये होता है एक स्टेप का वेट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, और इसका अगर एक दूसरा तरीका भी देखो तो सिंपल एक नया कॉन्सेप्ट और हम इसमें लगा सकते हैं कि मान लो कि ये हमारी स्टेप है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर वेज शेप की है,
तो इस ट्राइंगुलर पोर्शन में से मैं क्या करूँ कि कुछ टुकड़ा जो है वो काट कर, कैसे, यहाँ से अगर ये वाला पोर्शन में इसको, इस वाले टुकड़े को काट कर और उठाकर यहाँ पर चिपका दूँ, यहाँ पर, ठीक है, इस वाले हिस्से को मैं काट कर और इधर फिक्स कर दूँ, तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का स्लैब बन जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसका आसानी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके डेड लोड निकाल सकते हैं। तो ये भी हम लगा सकते हैं कि ये टोटल होता है, देखो, राइज, और ये होता है ट्रेड। तो MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि हम जो स्टेप की कैलकुलेशन करते हैं या फिर कर सकते हैं जिसमें कि स्टेप को एक स्लैब कंसीडर कर लिया जाता है जिसकी की विड्थ कितनी है, सॉरी विड्थ नहीं, हाइट कितनी लेंगे, इतनी लेनी पड़ेगी अब हमको, क्योंकि यहाँ से जो टुकड़ा था वो तो काट के हमने यहाँ लगा दिया, तो ये हाइट कितनी होगी, तो ये राइज है तो राइज का आधा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट याद रखेंगे कि डेड वेट ऑफ स्टेप, डेड वेट ऑफ स्टेप इज कैलकुलेटेड बाय considering it as a slab, considering it as a slab of thickness, rise slab of thickness equal to half of rise। ये बात हमको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारी स्टेयरकेस के ऊपर, वो कैसे कैसे होता है। इसके लिए हमको यहाँ पर एक क्लॉज दिया हुआ है कोड में, इस क्लॉज में से काफ़ी क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। तो इसमें जितनी भी डेटा हमको दिया हुआ है, वैल्यूज़ दी हुई है, वो हमको याद रखने हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, इन द केस ऑफ स्टेयर्स विद ओपन वेल। सबसे पहले ये ओपन वेल केस की बात कर रहा है। ओपन वेल क्या होता है, स्टेयरकेस, जब स्टेयरकेस को इस टाइप से प्रोवाइड कराया जाता है कि उसके बीच में काफ़ी स्पेस बची रह जाती है। ज़्यादा स्पेस होने के कारण स्टेयरकेस को गोल गोल या फिर साइड साइड, किनारे किनारे पर चढ़ाया जाता है और उसके बीच में काफ़ी ओपन स्पेस जो है वो बची रहती है। तो उस स्टेयरकेस को हम बोलते हैं ओपन वेल स्टेयरकेस। ये ओपन वेल स्टेयरकेस साइड में, इसके साइड में दीवार होती है, तो मतलब कि ये किस पे सपोर्टेड होता है, दीवारों के ऊपर। तो हमको बात करनी कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कितने जगह का लोड कितनी जगह पर जाना चाहिए, किधर का लोड किधर जाएगा। तो उसके लिए हमको क्लोज दिया हुआ है, इन केस ऑफ स्टेयर्स विद ओपन वेल वेयर स्पान्स पार्शियली क्रॉसिंग एट राइट एंगल occurs, the load on areas common to any two such spans may be taken as 1/2 in each direction as shown in figure। इस वाली बात को यहाँ तक हम समझते हैं कि जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखो यहाँ पर ये जो पोर्शन है कॉमन एरिया है। क्यों, क्योंकि इस फ्लाइट की भी लैंडिंग यही है, इधर से हम ऊपर चढ़ रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। तो इस वाली फ़्लाइट की लैंडिंग भी यही है, इस वाली फ़्लाइट की लैंडिंग भी यही है। तो ये वाले जो दोनों एरिया है ये कॉमन एरिया है, कॉमन पोर्शन है। तो इन पोर्शन का जो लोड होगा वो आधा लोड हम इस दीवार पर ट्रांसफ़र कर देंगे और आधा लोड इसका इस दीवार पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कैसे बनेगा इसका, अगर लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाए तो मान लो इस पे जो लोड लग रहा है वो W है, W किलोन्यूटन पर मीटर मान लो। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, देखो यहाँ इतने पोर्शन पे तो पूरा लोड लगेगा, तो पूरा लोड लगाया, फिर इतने पोर्शन पे हाफ लोड लगाना है, तो वो इस टाइप से नीचे ऐसे चला जाएगा। और इसके अगर वैल्यूज़ हम लिख दें तो ये जो वैल्यूज़ है हमारी, ये है सारी W, ये W लोड है, लेकिन इधर आने पर लोड जो है वो हमको पता है हाफ हो जाता है, तो ये W/2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इधर की बात करें तो इधर वाले एरिया में, अब हम इधर से देख रहे हैं तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। क्योंकि ये दोनों पोर्शन लैंडिंग पोर्शन है, तो लैंडिंग में हाफ हाफ हो जाएगा और ये बीच में पूरा लगेगा। तो यहाँ पर जो लोड लगेगा तो ये लोड तो हो जाएगा W/2 और ये बीच वाला हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा W/2 और ये बीच वाला हो जाएगा W और वापस से ये W/2। तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना है। इसके बाद आगे इसमें ही बात करते हैं, where flights or landings are embedded into walls for a length of not less than 110 mm and are designed to span in the direction of the flight
150 mm स्ट्रिप में बी डिडक्टेड फ्रॉम द लोडेड एरिया। यहाँ तक की बात करते हैं, कुछ नहीं है इसमें, सीधी सी बात है कि हमने जो ये स्टेयरकेस मानी है वो दीवार में घुसी हुई है, दीवार में सपोर्टेड है। तो यहाँ पर मैं एक सेक्शन बनाता हूँ, ये हमारी दीवार है, ठीक है, और उसके अंदर से स्टेयरकेस कुछ इस टाइप से निकल रही है, ठीक है। ये हम इसको जो देख रहे हैं वो सामने से देख रहे हैं, तो सामने से ये दीवार है हमारी और उसमें से ये स्टेयरकेस की स्टेप एक ऐसी निकली हुई है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले ये मानेंगे कि जो स्टेप जो है दीवार के अंदर घुसी हुई है वो कितनी घुसी हुई है, मिनिमम 110 mm। कोड में लिखा हुआ है नॉट लेस देन 110 mm। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद उसमें आगे लिखा हुआ है एंड आर डिज़ाइन टू स्पान इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट 150 mm स्ट्रिप में बी डिडक्टेड। इसका मतलब क्या है, देखो ये हमारी स्टेयरकेस है और उसकी ये सीढ़ी है, एक स्टेप है, उसके ऊपर लोड आएगा, हम जब पाँव रखेंगे तो उसके ऊपर इस टाइप से चलेंगे तो लोड इस टाइप से आने वाला है। लेकिन वो बोल रहा है कि जो लोडेड एरिया है, मतलब यही वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, किस दीवार के पास से 150 mm की दूरी को आपको छोड़ देना है। उतनी दूरी पर आपको लोड नहीं मानना है, ठीक है। इतनी डिस्टेंस पर 150 mm पे आपको लोड मानना ही नहीं है। उसके बाद से इसके ऊपर लोड लगाना शुरू करना है, ठीक है। ये एक और क्लोज हो गया हमारा इम्पोर्टेंट। इसके बाद ये बोल रहा है कि एंड द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द सेक्शन इंक्रीज्ड बाय 75 mm फॉर द पर्पज़ ऑफ डिज़ाइन। मतलब क्या है कि ये जितनी दीवार के अंदर घुसी हुई है हमारी स्टेप, उसकी भी जो इफ़ेक्टिव विड्थ है उसको हमको कितना इंक्रीज़ कर देना है, 75 mm से इंक्रीज़ कर देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ेक्टिव विड्थ, मान लो मैं जो इफ़ेक्टिव विड्थ लेने वाला था, मतलब कि स्टेयरकेस की चौड़ाई, ये इसकी विड्थ है, तो विड्थ को मैं अगर यहाँ से यहाँ तक लेने वाला था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गई हमारी इफ़ेक्टिव विड्थ। तो आपको इसमें क्या करना है, प्लस 75 mm और इंक्रीज़ कर देना है। ये क्लोज क्लियर हो गया। अब हमको इस चैप्टर में लास्ट में एक टॉपिक और देख लेना चाहिए, जिसमें कि हमको ये आइडिया रहना चाहिए कि स्टेयरकेस के अंदर रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड कराया जाता है। रीइंफोर्समेंट स्टेयरकेस में प्रोवाइड कराने के कई सारे तरीके हैं। वो आपके सपोर्ट्स किस किस टाइप के हैं, बीम कहाँ दी हुई है, बीम्स है या नहीं है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, साइड में दीवारें हैं, या फिर बीम यहाँ पर जंक्शन पे दी हुई है या फिर लैंडिंग के एज पर दी हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और रीइंफोर्समेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमको बेसिक एक आइडिया रखना है कि रीइंफोर्समेंट कैसे डलता है। तो इसमें हमको वही टेंशन कंप्रेशन वाली बात देखनी होगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये हमारी यहाँ पर बीम्स है, ठीक है, ये और ये दो बीम है, यहाँ पर सपोर्टेड है। तो ये भी हम इसको एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब मान के सॉल्व करते हैं। तो इसमें बेंडिंग कैसे आएगी, ये इस टाइप से झुकेगा, बीच में से नीचे बेंड होने की कोशिश करेगा। तो जो टेंशन आएगा वो कहाँ आएगा, इसको मैं अगर ऐसा बनाऊँ, ये हमारी इंक्लाइंड स्लैब है, तो जो टेंशन आएगा वो आएगा एक तो बीच वाले इस पोर्शन में, ठीक है, और एक आएगा सपोर्ट्स पर ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होने की संभावना रहती है। तो हमको रीइंफोर्समेंट जो देना है वो किस टाइप से देना है, रीइंफोर्समेंट सबसे पहले टेंशन नीचे आने वाला, मतलब मेन रीइंफोर्समेंट यहाँ देना है, लंबे वाले रीइंफोर्समेंट। तो ये रीइंफोर्समेंट कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है, एक रीइंफोर्समेंट कुछ इस टाइप से चला गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये जो रीइंफोर्समेंट गया वो ऊपर, इनको दोनों को डेवलपमेंट लेंथ देनी है, उसके लिए हमने अंदर आगे एक्सटेंड किया है, ठीक है। अब इधर हमको नीचे यहाँ पर बेस में तो रीइंफोर्समेंट देना ही पड़ेगा, तो वो रीइंफोर्समेंट जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। फिर इसके बाद हमको पता है कि यहाँ पर भी ऊपर टेंशन आने वाला है,
तो यहाँ पर ऊपर वाला ये जो स्लैब है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस स्लैब के ऊपर वाले पोर्शन में हमको यहाँ पर रीइंफोर्समेंट देने की ज़रूरत है। तो वो रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड कराएंगे हम, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से लेकर, और ताकि हमको डेवलपमेंट लेंथ भी मिल जाएगी, और फिर ऐसे जाके ये रीइंफोर्समेंट ऐसे बेंड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा उस पोर्शन के लिए। और अब देखिए कि यहाँ से ये रीइंफोर्समेंट ऐसे आ रहा है, तो ये वाला रीइंफोर्समेंट जो है वो भी इधर से आया, और इसको भी हमको यहाँ पे बेंड करना पड़ेगा ताकि इसको ऊपर, क्योंकि ऊपर तो हो सकता है कि आरसीसी नहीं हो, प्लेन स्लैब भी हो सकती है, तो इसलिए उसको अंदर बेंड कर दिया। अब हम बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये वाला जो रीइंफोर्समेंट आएगा इधर से, अंदर से होके जो रीइंफोर्समेंट आएगा, अब उस रीइंफोर्समेंट को तो हम यहाँ पर ऐसे बेंड नहीं कर सकते, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा आगे ले जाकर और डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करा देनी है। ठीक है, अब हमको यहाँ तो रीइंफोर्समेंट मिला ही नहीं अभी तक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला रीइंफोर्समेंट यहाँ से देकर और उसको आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर अंदर इसको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करा देंगे। तो ये रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया जाता है इस टाइप से, लॉन्गिट्यूडनल वाला रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जोन इसमें याद रखने हैं कि बॉटम में टेंशन आ रहा था इसलिए हमने यहाँ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा दिया। सपोर्ट्स पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ सकता है, इसलिए हमने सपोर्ट पर ऊपर की तरफ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा दिया। फिर हम अगर आरसीसी में ही अगर इन स्टेप्स को भी बनाने वाले हैं, तो हमको वैसे तो क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर रीइंफोर्समेंट देने की अब ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर रीइंफोर्समेंट देते हो तो उसमें एक नाम आता है नोजिंग रीइंफोर्समेंट। ठीक है, नोजिंग रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि क्योंकि ये हमारा इस टाइप से शेप बनने वाला है यहाँ पर, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको इस टाइप से रीइंफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा। ठीक है, तो ये वाला जो रीइंफोर्समेंट कहलाता है वो कहलाता है नोजिंग रीइंफोर्समेंट। ये वाला रीइंफोर्समेंट हर स्टेप में बनेगा जितनी भी स्टेप्स होगी। तो ये कुछ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराने का तरीका था। हो सकता है, वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ये रीइंफोर्समेंट वाला, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर क्या करे कि कोई एक बेसिक चार डायग्राम बना के बता दे और बोल दे कि इनमें से सही रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराने का तरीका कौन सा है। तो उसके लिए आपको ये जोन याद रखने चाहिए, क्योंकि इन रीइंफोर्समेंट में चेंजेस हो सकते हैं बाद में। ठीक है, लेकिन आपको अगर ये कॉन्सेप्ट याद होगा कि जहाँ जहाँ टेंशन आने वाला है वहाँ पर हमको रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड कराना होता है, तो वो आपके आगे काम आएगा।